नमस्कार, जय हिंद। आज से बिहार पुलिस जो मद्य निषेध का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मैं क्लास शुरू कर रहा हूं। आज जो है वो डेमो क्लास है, साइंस का है। प्योर एनसीईआरटी आपको मिलेगा। प्योर एनसीईआरटी, कोई मिक्स नहीं, कोई मिलावट नहीं। आज आपका डेमो क्लास रहेगा। आज ही के क्लास पर ये मैं डिसाइड करूंगा कि आगे के क्लास मैं लाऊं या ना लाऊं, क्योंकि आप लोग अगर रुचि नहीं लोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है लाने का। ठीक है, तो आज के इस क्लास में एनसीईआरटी क्लास 9th के सवाल आपको लगभग देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग रुचि लेंगे, कमेंट में करेंगे यस कमेंट कि हाँ आगे कंटिन्यू करें, तो मैं एक एक चैप्टर वाइज अगर कहेंगे तो चैप्टर वाइज, जैसे क्लास 9th का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, या कहेंगे तो मिक्सचर, मतलब सारे चैप्टर से दो दो चार चार प्रश्न करके ऐसे 10 से 15 वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। क्योंकि साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर बिहार पुलिस मद्य निषेध आपको निकालना है तो। और आप अब देख रहे हैं एग्जाम की स्थिति, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात कर लो, अब बिना एनसीईआरटी से पढ़े हुए लगभग असंभव टाइप का है कि आप क्वेश्चन कर लोगे। रिजल्ट नहीं आपका आ पाएगा जब तक अगर आप नहीं साइंस कवर करोगे। और साइंस में भी मैं बता रहा हूं बार बार कि एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आज शानदार शानदार प्रश्न रखा हूं इसमें। शुरू करते हैं। आइए, प्रश्न संख्या पहला देखिए क्या कह रहा है। आपको आ रहा, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, अगर आपने मुझसे अगर बिहार दरोगा के लिए क्लास परचेज किया था तब तो आपको कोई टेंशन नहीं है। वो पीडीएफ जो आपको मैंने उपलब्ध कराया था उससे आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अगर नए हैं तब ये आपको बहुत फायदा करेगा। आ जाइए, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सवाल संख्या 1, सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है देखिए। देखिए ये प्रश्न पूर्व में भी पूछा गया है और ये आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा। जब 9th आप पढ़ोगे ना केमिस्ट्री, तो उसमें ये दिया हुआ है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म या आईयूपीएसी का पूर्ण रूप क्या है। देखिए चूंकि साइंस है इसलिए हमने दोनों भाषा का प्रयोग किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का, है ना। क्योंकि साइंस में हिंदी में कुछ लोग गड़बड़ा जाते हैं, इंग्लिश जरूरी है। फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी इज, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आईयूपीएसी है क्या, है ना। इसका फुल फॉर्म तो हम बता ही देंगे। तो देखिए आईयूपीएसी जो है ना, ये तत्वों को मान्यता प्रदान करती है। जो भी तत्व प्रदान होते हैं उनको मान्यता प्रदान करना। तो अब ये बताइए, आपके दिमाग में आया होगा कि सर तत्व तो पूरे विश्व में कहीं भी मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं कि भारत में ही, कहीं से भी निकल सकता है तत्व। हाँ, तो जब पूरे विश्व की बात आई है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इंटरनेशनल होगा, इंडियन नहीं होगा। अब देखिए एक ऑप्शन तो आप बिल्कुल इसको कट कर दिए। पहले आपके पास 4 विकल्प था, अब आपके पास 3 ही विकल्प हो गए, क्योंकि एक आपने कट कर दिया। हमने आपको बताया कि ये तत्वों को मान्यता प्रदान करता है। तत्व कैसा तत्व है, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो देखिए मिल जाएगा आपको। हमने ये भी बता दिया आपको शुरुआत में कि एक केमिस्ट्री का 9th क्लास का है, तो देखिए केमिस्ट्री तो एक होगा ही, ठीक है। तो कहेंगे केमिस्ट्री तो इसमें भी है, इसमें भी है, चलिए ठीक है, मानता हूं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, प्योर प्योर तत्व की बात है ना, मान्यता कैसे मिलेगा जब प्योर रहेगा। एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यह प्रश्न भी पूछा गया है बिहार पुलिस में। मैं पहले भी इस क्वेश्चन को कराया था और उस समय बताया भी था कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा सही वो क्या होगा, तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, इन सब के पीडीएफ भी दूंगा, जो मैं क्लास कराऊंगा उसका पीडीएफ भी दूंगा, लेकिन इस वीडियो में केवल ये डेमो है, आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप इच्छुक रहेंगे तो कमेंट करिएगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा, कैसे क्या करना है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कहाँ क्लास आपको मिलेगा, सब कुछ मैं बता दूंगा। तो आ जाइए पहला प्रश्न, दूसरा सॉरी, कोशिका की आकृति और आकार किस पर निर्भर करता है। ये सब प्रश्न आपको हर जगह नहीं मिलने वाला है, एनसीईआरटी ही में मिलेगा। बाकी अन्य जगह अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेगा तभी मिलेगा। कोशिका की आकृति और आकार निर्भर करता है। शेप एंड साइज ऑफ अ सेल डिपेंड ऑन, कोशिका की आकृति और आकार किस पर निर्भर करता है, तो कोशिका के कार्य पर। जैसा कोशिका का कार्य रहता है
वैसा ही इसकी आकृति और आकार हो जाता है। पौधों में देखिए उसका कार्य है स्थायी रहता है, वो अपना जिस हिसाब से कार्य करता है। मनुष्य का देखिए तो जैसा कार्य वैसा आकार। तो ध्यान रखिएगा, फंक्शन ऑफ द सेल, जैसा मतलब कोशिका के कार्य है वैसी ही आकृति और आकार इसका निर्भर करेगा। चलिए, कोशिका के विकास एवं परिपक्वता को निर्धारित कौन करता है? कोशिका के विकास और परिपक्वता को कौन निर्धारित करता है? ठीक है, विकल्प है क्रोमेटिन, केंद्रक, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा, कोशिका के विकास एवं परिपक्वता जो है उसको क्रोमेटिन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? क्रोमेटिन के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, सही आंसर क्या होगा? क्रोमेटिन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया याद कर लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी पूछता है, तो बताएंगे अल्टमैन। ठीक है, ऐसे पूछता है अल्टमैन। अब जरा आप बता दें कि राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज किसने की थी बता दें। चलिए, पादप कोशिका को स्फीति एवं कठोरता कौन प्रदान करता है? पादप कोशिका को स्फीति एवं कठोरता प्रदान कौन करता है? ठीक है, प्लांट सेल की बात की जा रही है, पादप कोशिका की बात की जा रही है, स्फीति एवं कठोरता प्रदान करने की बात की जा रही है। सेल वॉल हो जाएगा, रसधानी हो जाएगा, नाभिक और या ये और भी दोनों। ध्यान रखिएगा, विकल्प में अगर रसधानी नहीं है, ठीक है, विकल्प में अगर रसधानी नहीं है तो आप केवल सेल वॉल लगाइएगा। ठीक है, अगर सेल वॉल भी है और रसधानी भी है और विकल्प में ये दोनों है तो दोनों लगाइएगा। और अगर कोशिका भित्ति और रसधानी है, ठीक है, देखिए दोनों आंसर देता है। एनसीईआरटी जब बुक आप पढ़ोगे तो रसधानी भी इसको प्रदान करता है कठोरता, और कोशिका भित्ति भी उसको स्फीति और कठोरता प्रदान करता है। तो अब डिपेंड करता है ऑप्शन पर, जो ऑप्शन में रहेगा वही आपको चूज करना है। अगर रसधानी रहेगा तो रसधानी चूज करिएगा, सेल वॉल रहेगा तो सेल वॉल चूज करिएगा। फिलहाल सेल वॉल यहाँ पर अगर ना कुछ रहे तो सेल वॉल लगाना आपको। आइए, पौधों में खनिज लवण को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? देखिए, आपने हमेशा यही पढ़ा है कि जल को ले जाता है जाइलम, और यही पढ़ाया भी जाता है, सामान्यतः सभी किताबों में यही रहता है, जल को जाइलम और जो भोजन होता है इसको फ्लोएम। ठीक है, जल को जाइलम अप कर देते हैं और भोजन को फ्लोएम कर देते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? खनिज लवण, या आपसे पूछ देगा अमीनो एसिड। आप इधर उधर पढ़ के नहीं कर सकते हैं इन क्वेश्चन को, जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तब तक इन प्रश्नों को नहीं करोगे। पूछ देगा कि भैया ये जो पौधों में अमीनो एसिड होता है इसका परिवहन कौन करता है, इसको कौन ले जाता है? समझ में ही नहीं आएगा, कहेंगे मैं तो पढ़ा ही नहीं। तो बताऊंगा मैं, जब पूरा एनसीईआरटी क्लियर कराऊंगा ना, एक एक लाइन में पढ़ाऊंगा, एक एक लाइन। अगर आप इच्छुक रहेंगे तो कमेंट करिएगा। तो देखिए, पौधों में खनिज लवण जल के साथ ही यानी कि जाइलम का कार्य है। लेकिन अगर पूछे अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल, तब क्या लगाना है? अमीनो अम्ल जो होगा वो फूड वाला यानी कि फ्लोएम, फ्लोएम के द्वारा जाएगा। तो दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा जाइलम। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था और कब किया था? तो 1986 में किया था। अगर आपको डेट याद है तो आप कर लोगे, 1986 में। और नाम है इनका क्या? वाल्टर सी रोजन, वाल्टर जी रोजन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीन जगत का वर्गीकरण किसने किया था? जो वर्गीकरण हो रहा था, तो इसमें आपको वर्गीकरण मैं बता दे रहा हूं आपको डिटेल में। दो जगत का एक मिलेगा, क्या मिलेगा? एक मिलेगा दो जगत का वर्गीकरण, एक मिलेगा तीन जगत का, एक मिलेगा चार जगत का, और एक मिलेगा पांच जगत का। ऐसे आपको वर्गीकरण मिलेगा। और सबसे प्रश्न पूछता है कि कौन सा वर्गीकरण किसने किया था। तो ध्यान रखिए, दो जगत का किया था लिनियस ने। दो जगत का किसने किया था? लिनियस ने। तो ध्यान रखिएगा, दो जगत का लिनियस ने। तीन जगत का किसने किया था? तो तीन जगत का किया था हैकल ने। हैकल, हैकल देखिए, अगर आप हैकल लिखते हो तो तीन अक्षर है भी इसमें, ये आप इजीली याद कर लोगे। मैंने भी ऐसे याद किया था शुरुआती दौर में। ठीक है, हैकल तीन अक्षर। चार,
तो 4 अक्षर का कोपलेंट हो जाता है। तो कहेंगे अरे सर वाह, क्योंकि अक्सर एक कंफ्यूज होता है बच्चा, लेकिन मैं जब आपको क्लास कराऊंगा ना तो मैक्सिमम चीजें आपको याद भी करा दूंगा। 2 जगत वाला लीनियस कहेंगे कि ये भी तो 4 है, तो देखिए लीनियस है कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, तो 1 2 ऐसे याद करना है आपको। 3 में 3 अक्षर वाला हैकल, ठीक है। 4 में 4 अक्षर वाला कोपलेंट, और 5 में 5 अक्षर वाला वही टेकर, ठीक है। 5 में 5 अक्षर वाला कौन, तो याद रखिएगा वही टेकर। कहेंगे कि सर ये तो एकदम चटनी कर दी, ये याद नहीं होता है, बच्चा कंफ्यूज रहता है। तो अगर आपसे 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, अब आप कहेंगे कि चटनी कर देंगे, चटनी कर देंगे, इजीली आप इसको कवर कर लोगे। कर लोगे कि नहीं? तो 3 जगत का पूछा है ना जी, तो क्या लगाएंगे, हैकल। 5 का पूछता वही टेकर, 4 का पूछता कोपलेंट, 2 का पूछता लीनियस। कोई दिक्कत कहीं पर समझने में? ऐसे ही आपको मैं सारे 9th क्लास और 10th क्लास पूरा एकदम डन करा दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा, अगर आप जुड़ोगे तब। कमेंट का इंतजार रहेगा। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। धागों से बंधा पत्थर को गोल घुमाता है। अगर आप पत्थर को बांध लीजिए धागा से और ऐसे ऐसे करके घुमाइए, ये कह रहा है, और फिर आप एक किसी बिंदु पर छोड़ दीजिए धागा को। ये सब प्रश्न पूछा जाता है मेरे भाई। आपको लग रहा होगा ना कि ऐसा प्रश्न आएगा क्या? बिहार पुलिस अब पहले वाला नहीं रहा कि 1 लाइनर टिक प्रश्न पूछ रहा है हल्का हवा। सब कुछ बदल गया है लाला, सब कुछ। ऐसे ऐसे प्रश्न ये बिहार पुलिस में पूछा गया है, करेंगे विश्वास? बिहार पुलिस में पूछा और ठीक उसके बाद बिहार दरोगा जो 1799 हुआ उसमें पूछा। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा। नोट कर लीजिए, आप आज ही नोट कर लीजिए, पूछेगा ही पूछेगा, ठीक ना। तो जब आप छोड़ते हैं तो वो कहां भागेगा, वो पत्थर कहां भागेगा, वृत्तीय पथ पर भागेगा या केंद्र की ओर भागेगा? ध्यान रखिए, अगर ऐसे घुमा रहे हैं आप और यहां से छोड़ देते हैं पत्थर को, तो कहां भागेगा? तो जहां से आपने छोड़ा, जैसे ऐसे 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 घुमा रहे हैं, ठीक है, और मान के चले कि इसी पॉइंट पर यहां पर आप छोड़ेंगे ऐसे, तो यहीं से स्पर्श रेखा ऐसे निकल देगी। ये स्पर्श रेखी है ना, यही स्पर्श रेखा। तो यही होता है कि वृत्तीय जो पथ है, ये वाला जो पथ है जैसे चल रहा था, इसी पथ के स्पर्श रेखिया सीधी गमन करने लगेगा, एकदम यहां सीधा चल जाएगा। ये नहीं कि पत्थर घूमना शुरू करेगा, ऐसा नहीं होता है। ऊपर की ओर मतलब क्या, छोड़ेंगे यहां से तो कोई जरूरी थोड़ी है कि यहीं जाएगा, तो यहां छोड़ेंगे तो इधर जाएगा ना, यहां छोड़ोगे तो इधर जाएगा, अगर यहां छोड़ोगे तो इधर जाएगा, अगर यहां छोड़ोगे ऐसे तो इधर जाएगा, यहां छोड़ोगे तो इधर जाएगा, जहां छोड़ोगे उसी से स्पर्श रेखीय निकलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ऊपर की ओर और वृत्त की ओर और केंद्र की ओर तो कहीं नहीं देखा होगा आपको, समझ रहे हैं आप। चलिए, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गति जुड़ा, ठोस तापमान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मान के चले कि एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, इसको या तो खुले में छोड़ दीजिए या गर्म भी कर सकते हैं। गर्म करेंगे तो देखेंगे ये पिघलना शुरू हो जाएगा तुरंत, ऐसे तो कम पिघलेगा, लेकिन गर्म करोगे तो और पिघलना जल्दी। या और कोई ठोस ले लीजिए, दूसरा है कोई लोहे का ले लीजिए, उसको हीट दीजिए तो ये पिघलने लगेगा। क्यों पिघलता है भैया? क्योंकि कणों की जो गतिज ऊर्जा होगी ना वो बढ़ेगी, वो बढ़ेगी तो ये सब अलग अलग भागेगा, अलग अलग भागेगा, भाग के एकदम तरल बन जाएगा, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा। पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे बदलेंगे? अभी आपने देखा कि हीट दे दिए तो ठोस से वो द्रव बन रहा था। तापमान यानी हीट देना का मतलब कि टेम्परेचर चेंज करना, कम से बढ़ाना, बदल सकते हैं। और दाब, दाब बदल कर भी, प्रेशर लगा करके भी आप बदल सकते हो उसकी स्थिति को। तो तापमान और दाब दोनों होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सबलिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन पूछता है। ऊर्ध्वपातन में होता क्या है, ठोस जो है, जैसे ये ठोस है, इसको अगर टेम्परेचर दोगे ना तो सामान्यतः तो द्रव बनता, लेकिन द्रव ना बन के डायरेक्ट गैस बन जाएगा। ठोस से बिना द्रव बने ये गैस बन जाएगा। जैसे बर्फ को रखिए आप, बर्फ को गर्म करिए या खुले में छोड़िए तो गर्म ही होगा, तो ये बनेगा, बर्फ से बनेगा पानी, यानी ठोस से बना गया द्रव, और इसको थोड़ा सा हीट दीजिए तब ये बनेगा गैस। लेकिन कपूर जो है ना,
कपूर, इसको हीट दीजिएगा तो ये डायरेक्ट गैस बन जाएगा, द्रव नहीं बनेगा, लिक्विड नहीं बनता है कपूर। नेप्थलीन भी वही है, अमोनियम क्लोराइड भी वही है, यानी ठोस CO2 भी वही है। तो यहां पर हो जाएगा क्या, यह सभी, ये सब्लिमेशन का उदाहरण है। और सीधा उल्टा पूछता है कि इसी को गैस से अगर कोई बन जा रहा है ठोस, तब होता है रिवर्स सब्लिमेशन यानी निक्षेपण। नोट कर लीजिएगा। चलिए, वाष्पीकरण कैसी प्रक्रिया है, वाष्पीकरण समझाता हूं। छत पर चढ़िएगा गर्मी के दिन में, एक प्लेट में रखिएगा 50 ml पानी, ठीक है, और एक गिलास में रखिएगा, ऐसे पतील गिलास लीजिएगा पतला सा, इसमें भी 50 ml पानी। 1 घंटे बाद आप छत पर जाकर के देखिएगा तो देखिएगा कि ये वाला पानी गायब हो गया, ये वाला जो पानी है वो गायब हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी बचा है। क्यों, जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका देखिए सतह, जो सतही क्षेत्रफल है ये ज्यादा है, इसका तो इतने सा है, तो ये सतही प्रक्रिया है। बहुत मैं आपका कॉन्सेप्ट सब में क्लियर करा दे रहा हूं, भूलोगे नहीं। अगर एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना इस तरीके से तो भूलोगे नहीं, और एग्जाम में टेंशन नहीं रहेगा कि करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे प्रश्न आ जाता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले, तो वाष्पीकरण को वायु की गति, आर्द्रता और तापमान सब प्रभावित करते हैं, चारों। अब कहेंगे कैसे, जान लीजिए। देखिए, आप कपड़ा धोइए और घर में नीचे सुखाने के लिए डाल दीजिए, वहां तो तापमान कम मिलेगा तो वो लेट सूखेगा। उसी कपड़े को छत पर ले जाइए, तापमान ज्यादा मिलेगा, जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। एक फिर कपड़ा धो लिए और एक को पंखे के नीचे रख दीजिए और एक को बिना पंखे के नीचे रखिए। देखिए, पंखा वाला ज्यादा सूख जाएगा क्योंकि वहां पर वायु की गति मिलेगी। तो वायु की गति भी प्रभावित किया वाष्पीकरण को, तापमान भी प्रभावित किया, वाष्पीकरण हुआ तभी तो उड़ गया कपड़े से पानी। और आर्द्रता, एक जाड़े के मौसम में आर्द्र रहता है और एक गर्मी के मौसम में। 2 घंटे में जाड़े में नहीं सूखेगा कपड़ा, लेकिन गर्मी में सूख जाएगा। धूप रहे या ना रहे, रात की मैं बात कर रहा हूं। अब आप कहें कि तो तापमान, तो धूप रहे या ना रहे, आर्द्र मौसम में कम सूखेगा ना, तो ध्यान रखिएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था, देखिए सामान्यतः ठोस, द्रव और गैस आपने पढ़ा है। ठोस पढ़ा है, द्रव पढ़ा है और गैस पढ़ा है। वही गैस जो नहीं मिल रहा है आजकल, है ना, LPG सॉरी। तो गैस का मतलब केवल LPG ही नहीं होता है, और भी गैसें हैं। तो चौथी अवस्था, बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है कि चौथी कौन है और पांचवी कौन है। चौथी कौन है और पांचवी कौन है, ध्यान रखिएगा। तो चौथी जो है वो है प्लाज्मा। चौथी क्या है, प्लाज्मा है, 4 अक्षर का, बस याद कर लीजिए। पांचवी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक ना, पांचवा। तो ये वाला ठंडा होता है, ये वाला होता है ठंडा। सी से, नाम तो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, लेकिन सी से आपको कूल याद रखना है। कूल ऐसे भूल जाता है, पूछेगा ऐसे प्रश्न, ठंडा गर्म कराएगा इसमें, देखिएगा तब दिमाग आएगा काम उस समय। आइए, तारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, प्लाज्मा। अब आपको क्या लग रहा होगा, तारों में जो स्टार होते हैं उसमें प्लाज्मा क्यों बनता है, काम आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन है। बताया था ना, सी से कूल, ये तो कूल होता है, ये गर्म होता है। और यहां देखिए, गर्म का मतलब उच्च टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। अब आप कहें कि हाँ सर, आपका अगर एक एक बात अगर सुनोगे ना भाई, जो बोल रहा हूं, जो शब्द निकल रहे हैं ना, वो सुन करके आप क्वेश्चन कर लोगे, अगर ध्यान से सुनोगे तो। पूरा क्लास अगर एनसीईआरटी करना है, साइंस 9वां 10वां, कमेंट बॉक्स में खूब कमेंट करिएगा, क्लास तभी स्टार्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा जब इच्छुक ही नहीं रहेंगे। 3-4 आइडियो में विलायक कौन होता है, विलायक। विलायक भैया जिसमें घुल जाए तो विलायक क्या होगा, अल्कोहल होगा। अल्कोहल, विलय होगा आयोडीन। विलायक पूछ रहा है, अल्कोहल। किस गैस को वायु का विलायक, मैंने अभी बताया ना कि विलायक उसमें जो घुल जाए, मतलब जिसका ज्यादा मात्रा हो। सबसे ज्यादा मात्रा किसका रहता है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का? तो कहेंगे 78% है नाइट्रोजन का, 71 ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का तो और कम है। तो इसी में ना सब घुला हुआ है, तो नाइट्रोजन नहीं होगा आंसर।
कहेंगे हाँ सर। कोलाइड मिश्रण को अलग करने की विधि, कोलाइड को आप कैसे अलग करेंगे? कोलाइड को आप अलग करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन से, यानी कि अपकेंद्रीकरण से। ठीक है, चलिए। रक्त और मूत्र की जांच प्रयोगशाला में किस टेक्निक से की जाती है? तो रक्त और मूत्र की जांच भी की जाती है क्रोमेटोग्राफी से। क्या है? क्रोमेटोग्राफी नहीं है भैया, अपकेंद्रीकरण। क्रोमेटोग्राफी से होता है दूसरा जांच, नशीले पदार्थ, जो मैं बताऊंगा आगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो 9.1 गुणे 10⁻³ के। आइए, यह किस वैज्ञानिक ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं? ये बताने वाले थे रदरफोर्ड। कौन बताए थे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था सोने की पन्नी पर, आगे क्लास में बताऊंगा। समस्थानिक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? समस्थानिक में देखिए, एक होता है ना ऐसे ऊपर लिखा रहेगा और फिर कुछ नीचे लिखा रहेगा, तो नीचे जो होता है बराबर वही समस्थानिक होता है। समस्थानिकों में परमाणु संख्या जो होता है वो समान होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है। समस्थानिकों में रासायनिक गुण भी समान होता है, भौतिक गुण समान नहीं होता है। यहाँ दे रहा है कि भौतिक गुण भी समान होता है, जबकि भौतिक गुण उसके अलग होते हैं। तो गलत कथन हमारा सी होगा। चलिए, जिन जीवों की कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक नहीं है, केंद्रक वाला झिल्ली नहीं, यानी कि केंद्रक से पहले की बात की गई है। पहले मतलब प्रो, यानी प्रो लेवल की बात की गई है, तो प्रोकैरियोटिक बताइएगा, और केंद्रक झिल्ली होगी तो यूकैरियोटिक बताइएगा। आगे मैं और अच्छे से बताऊंगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रक्षी कोशिका गार्ड सेल के द्वारा, किसके द्वारा? गार्ड सेल के द्वारा पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किया जाता है। चलिए, वैसा पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल है, इजी है, क्लोरो है तो क्लोरेनकाइमा लगाएंगे आप, है ना। चलिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। प्लेटीहेलमिन्थेस का शरीर पृष्ठ उदर दिशा में चपटा होता है, बिल्कुल इसका चपटा होता है। और प्लेटीहेलमिन्थेस में वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है। ये कह रहा है पाई जाती है। हमारा कथन एक तो सही है, लेकिन कथन दो जो है वो गलत है। कथन एक गलत है, नहीं ये नहीं होगा। कथन एक सही है तथा दो गलत। देखिए, आजकल प्रचलन में आ गया है ऐसे कथन वाले प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो अगर जुड़े रहेंगे हमसे ना तो ये भी प्रश्न मैं कराऊंगा, ऐसे वाले भी, परेशान ना होइए। वायराइड की खोज किसने किया था? तो वायराइड की खोज डैनर ने किया था। वेग में परिवर्तन की दर एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण दर्शाती है ना, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? त्वरण। न्यूटन के किस गति नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? तो जड़त्व का नियम फर्स्ट गति नियम को, प्रथम गति नियम को। वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करे वही तो जड़त्व है, वही इनर्शिया है, वही है क्या? जड़त्व है। आइए, जब कोई असंतुलित बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। यह न्यूटन के किस गति में दर्शाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। क्या इस प्रश्न को मैं छोड़ दूं आप लोगों के लिए? ये प्रश्न बस लास्ट है, इसके बाद नहीं है, देखिए खाली है। तो इस प्रश्न को मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस प्रश्न को आप सर्च करिएगा, खोजिएगा। ये प्रश्न दरोगा में पूछा गया है, खोजिएगा, सर्च करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका आंसर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। चलिए, एक ऑप्शन मैं कट कर देता हूं, ठीक है। अब आपको बताना है ए, बी और सी में, ठीक। आता है तो बताइएगा, नहीं सर्च करके भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बस आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि क्या अगला वीडियो आएगा या नहीं आएगा। अगर इच्छुक हैं, अगर चाहते हैं कि ये जो मद्य निषेध वाला वैकेंसी आया है इसमें बेहतरीन करें, तो कमेंट अवश्य करिएगा, तभी आपका क्लास जो है वो प्रारंभ करूंगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।